नमस्कार डियर फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार, गेस्ट लेक्चर, इतिहास विभाग, गंगा सिंह महाविद्यालय। आज मैं आप लोगों के समक्ष बीए पार्ट 2 पेपर 3 सल्तनत काल के इतिहास पे कुछ चर्चा करने जा रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सल्तनत काल की अवधि शुरू होती है 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी के बीच के काल को हम लोग सल्तनत काल के नाम से जानते हैं। सल्तनत शब्द का अर्थ होता है मुस्लिम शासकों का शासनकाल। मुस्लिम सल्तनत उनका मुस्लिम राजाओं के काल को हम लोग सल्तनत काल के नाम से, सुल्तानों का काल सल्तनत काल के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक विधिवत यहाँ का जो दिल्ली सल्तनत था इसकी गद्दी पे आसीन होता है, जो कि और मोहम्मद गोरी के प्रसाद पर्यंत बनता है। सबसे पहले हम एक लेआउट देखें तो पूरे दिल्ली सल्तनत को 5 भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले उसमें गुलाम वंश, जिसको मामलुक वंश भी बोलते हैं, उन्होंने शासन किया। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश के राजाओं ने शासन किया। खिलजी के बाद तुगलक वंश के राजाओं ने शासन किया। फिर सैयद और अंततः लोदी वंश का ही अंतिम राजा था इब्राहिम लोदी, जिसको बाबर ने हरा करके 1526 के पानीपत के प्रथम युद्ध में हरा करके और दिल्ली सल्तनत का सर्वनाश किया और मुगल साम्राज्य की स्थापना की। देखिए, शुरू से यदि हम लोग गुलाम वंश या मामलुक वंश की बात करें तो एक परंपरा थी जिसमें प्रत्येक शासक का जो विश्वस्त गुलाम होता था वही शासक बनता था, जैसा कि कुतुबुद्दीन ऐबक। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की बहुत जल्दी 1210 ईस्वी में ही मृत्यु हो जाती है। फिर इल्तुतमिश शासक बनता है, वो उसका गुलाम और उसका दामाद भी था। कुतुबुद्दीन ऐबक का इल्तुतमिश दामाद भी था और उसका गुलाम भी था। योग्यता के कारण उसको सत्ता मिली। गुलाम वंश में हम लोग इल्तुतमिश, जो कि वास्तविक संस्थापक था, ये ध्यान देने योग्य बात है। दिल्ली सल्तनत को हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है, लेकिन वास्तविक रूप से चूंकि कुतुबुद्दीन ऐबक मात्र 4 वर्षों तक शासन किया था, 1206 से लेकर के 1210 तक। लेकिन 1210 में उसकी मृत्यु के बाद जो अगला राजा बना इल्तुतमिश को ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक मानते हैं, क्योंकि ये अगला 26 वर्षों तक 1210 से लेकर के 1236 ईस्वी तक लगातार शासन करता है और इसने पूरे सल्तनत को एक सुव्यवस्थित स्ट्रक्चर में ढालने का काम किया था। इसने सारी व्यवस्थाओं को निर्मित किया और उसको सुचारू ढंग से संचालित कराया था। इसके बाद यदि हम लोग इल्तुतमिश के बाद उसकी बेटी रजिया सुल्तान, आगे गुलाम वंश में बलबन एक महत्वपूर्ण शासक होता है। अतः गुलाम वंश में हम लोग बेसिकली संस्थापक सदस्यों में कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान और बलबन को पढ़ सकते हैं। इनका जो शासनकाल था वो काफ़ी महत्वपूर्ण था। इसके बाद जब खिलजी वंश की बात आती है तो खिलजी वंश में खिलजी वंश में सर्वप्रमुख जो शासनकाल था वो अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में यदि हम लोग बात करें तो उसकी जो बाजार व्यवस्था थी वो पूरे सल्तनत काल की
सर्वोत्कृष्ट व्यवस्था थी। उस पर उसने कैसे बाजार को नियंत्रित किया, उसने कैसे बाजार की नीतियों को निर्धारित किया और उसका क्रियान्वयन कराया, ये एक विशिष्ट पद चिन्ह छोड़ता है अलाउद्दीन खिलजी। इसके साथ ही उसने जो सल्तनत का विस्तार किया वो भी एक विशिष्ट उसकी विशिष्टता थी। खिलजी वंश के बाद हम लोग तुगलकों के यदि बारे में बात करें तो तुगलक वंश के लोग में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल को महत्वपूर्ण माना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक वो अपने कई विशिष्टताओं के कारण काफ़ी लोकप्रिय शासक रहा है। कुछ लोग उसको पगला शासक भी बोलते हैं, क्योंकि वो नए नए विचारों को इम्प्लीमेंट करता था और उस पर वापस भी हो लेता, क्योंकि वो नए विचार सक्सेस नहीं कर पाते थे उसके। ये मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जो फिरोज शाह तुगलक था तुगलक वंश में, वो मुख्यतः एक लोक कल्याणकारी शासक था और उसके समय में बहुत ऐसे कल्याणकारी कार्यों का, सिंचाई हो, राज्य के द्वारा जन जन की सहायता की बात हो, वो विभिन्न रूपों में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के समय में होती है। इसके बाद ये तीन लोग जो थे ये तुर्क से संबंधित थे। ध्यान रखना होगा कि अभी तक जो तीन वंश दिल्ली सल्तनत के तहत आते हैं, गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश, ये दोनों तुर्क से संबंधित होते हैं। लेकिन इसके बाद जो दो वंश आता है सैयद और लोदी का, ये लोग अफगानी थे और उनका जो शासन पद्धति था वो तुर्कों से अलग था। इन लोगों को एक साथ रख के और लोगों के साथ बैठ के आपसी कोऑर्डिनेशन के साथ ये लोग सत्ता संचालन करते थे। सैयद शासकों में और लोदी शासकों में हम लोग यदि भेद करें तो लोदी वंश में जैसे सिकंदर लोदी के समय में उन्होंने आगरा का स्थापना किया, वो कविताओं को लिखा करता था। और लोदी वंश का अंतिम राजा था इब्राहिम लोदी, जैसा कि मैंने शुरू में बोला कि इसी के शासनकाल में 1526 में बाबर आक्रमण करता है और दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाता है और वहाँ से मुग़ल वंश की स्थापना होती है। अतः मुझे उम्मीद है कि दिल्ली सल्तनत पे एक शॉर्ट थोड़ा सा परिचय ये है, जिसको हम लोग पेपर 3 के रूप में, पार्ट 2 के इतिहास प्रतिष्ठा विषय पार्ट 2 के पेपर 3 के रूप में देखते हैं। तो थैंक यू।